हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिस्टर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले फ्योल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री क्या रही है वो पढ़ लेते हैं पहले। मिस्टर हेनरी फ्योल का बर्थ टाइम है 1841। उनका जो लाइफ टाइम है वो 1841 से 1925 तक है। प्रोफेशन जो था इनका वो माइनिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट थ्योरेटिस्ट, फ्रेंच नेशनल। मतलब ये फ्रांस में इनका बर्थ हुआ था और फ्रांस में ही वर्क किया था। एजुकेशन, ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग एकेडमी एट सेंट एंटनी इन 1880। पोजीशन, फाउंडेड द माइनिंग कंपनी। इन्हीं ने ही फाउंड किया था माइनिंग कंपनी को जहाँ ये वर्क करते थे। वहाँ क्या इन्होंने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट, राइटिंग वर्क इनका क्या रहा है वो देखेंगे अब हम लोग। राइटिंग वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरेट, इट वॉज पब्लिश्ड, ये इनकी एक बुक थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949 एंड इट इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन वर्क इन क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यही रहा है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का दर्जा भी मिला है। मिस्टर हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हिम, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब डिस्कस करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। पहले तो इनकी हम क्या पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स के नेम पढ़ लेते हैं, क्या क्या नेम है उन 14 प्रिंसिपल्स के। फर्स्ट इन्होंने दिया था डिवीज़न ऑफ वर्क और डिवीज़न ऑफ लेबर। काम नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिवीज़न मतलब विभाजन। नेक्स्ट इन्होंने दिया था बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन। फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सेवेंथ वन इज रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर। एट्थ one is centralization and decentralization. Ninth is scalar chain. 10th order. 11th equity. 12th stability of tenure. Tenure मतलब time period of personal यहाँ employees की बात हुई है. And 13 one is initiative and 14 is esprit de corps. Okay, clear? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या है ये प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया है? ओके, According to this principle, the whole work of the organization must be divided into small tasks or units. Instead of assigning the whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to the person according to the capacity, capabilities, qualification and experiencing person. Fuel said not only in the factory work but also in technical and managerial jobs should be also be divided according to the small segment for specialization. Division of work जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, इसमें फ्योल ने क्या बताया? फ्योल ये बोलते थे कि कोई भी टास्क है, कोई भी वर्क, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क या कोई भी गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं तो उस टास्क को आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट को अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि आपका वर्क जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक बैंक का एग्जाम्पल दिया है कि बैंक में जब भी आप जाते हैं तो सारा वर्क एक पर्सन नहीं करता है। वर्क का क्या होता है, डिवीज़न होता है। कुछ वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैश काउंटर पे बैठाया जाता है, वो कैश लेते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट करते हैं, कुछ देते हैं। ये प्रोसीजर चलती रहती है। तो वर्क का वहाँ क्या किया जाता है, डिवीज़न किया जाता है, ताकि बैंक में भीड़ ना लगे और काम समय पे हो जाए, क्योंकि टाइम पीरियड तो लिमिटेड रहता है। बैंक ओपन 10 बजे होता है और 4 बजे बंद होता है। ऐसे ही कारपेंटर की जो शॉप होती है वहाँ पे होता है, क्या होता है, एक एम्प्लॉय को, एक लेबर को वहाँ क्या कर दे दिया जाता है, आपका जिसको बोलते हैं पॉलिशिंग का वर्क दे दिया जाता है, एक को कटिंग का वर्क दे दिया जाता है, तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या फ़ायदे निकल के आएंगे? तो फर्स्ट इन्होंने दिया है स्पेशलाइजेशन। आपका जो वर्कर है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उस इम्प्रूव इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी। पर अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो उसकी इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, उसका स्पेशलाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो आपका ये पॉइंट है इस लैक ऑफ इफिशियंसी, फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका लैक ऑफ इफिशियंसी एंड सेकेंड पॉइंट इज देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। लैक ऑफ इफिशियंसी इज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स। क्लियर?
Next principle is authority and responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means obligation to complete the task. तो इसमें फ्योल ने ये बताया है कि जो भी ये जो प्रिंसिपल है उसमें मिस्टर हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि जब कोई भी अथॉरिटी आप अपने मैनेजर को देते हैं तो उससे रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैनेजर को देनी पड़ेगी टू डू द राइट जॉब, टू डू द राइट वर्क. ये ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी अ proper balance between authority and responsibility for the safeguard of the organization against misuse of the managerial power. Manager should have done right to finish the subordinate for pull into being in order, but not only after sufficient opportunity has been given to the subordinate for all giving his her argument. Proper आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अपने जो एम्प्लॉय है, जो सबॉर्डिनेट है, ताकि वो अपनी सजेशंस भी दे पाए और अगर आपको उसकी सजेशन सही लगती हैं तो आप उस पर अपना कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, अगर नहीं लगती हैं तो आर्ग्यूमेंट, ये सब फ्रीडम होना चाहिए. अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, इफ़ अ पर्सन इज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 वीक देन बट ही इज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल, सो द वर्क कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम. तो आप उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ब्लेम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन दिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी आपने उसको कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, पर आपने उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी थी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वो नहीं दी. तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन within the time limit, within proper way. It is very necessary. कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं इस प्रिंसिपल के. वो क्या है? अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. सेकेंड है हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी? डिले इन वर्क कंप्लीशन ड्यू टू लेस अथॉरिटी. एंड सेकेंड वन इज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी. कभी कभी आपके जो एम्प्लॉयज़ जिनको आपने अथॉरिटी दे रखी है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर लेते हैं. ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. क्लियर? डिसिप्लिन. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन रिफर टू द फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. इट मे बी गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल. फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर लेवल एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल. डिसिप्लिन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो सुपीरियर को भी फॉलो करने पड़ेंगे और सबऑर्डिनेट लेवल पे भी सबऑर्डिनेट को फॉलो करने पड़ेंगे. इन डिसिप्लिन्स को फॉलो करना जरूरी है अगर आप गुड सुपीरियर बनना चाहते हो या आप गुड सबऑर्डिनेट बनना चाहते हो, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना जो है कोई भी चीज़ में आप विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन आप अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते. क्योंकि फेयर एग्रीमेंट तो वो तभी होगा जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है एक जडिशियस यूज़ करेंगे उन चीज़ों का. अदरवाइज पेनाल्टीज़ इम्पोज कर सकते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट पे, और जो सुपीरियर होगा उसके ऊपर भी जो हेड होंगे वो अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पेनाल्टीज़ फिक्स कर सकते हैं. अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे? फर्स्ट इन्होंने दिया है सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड दिया है इम्प्रूव्स इफिशियंसी. अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? एक आ जाएगा डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन्स, और एक इन्होंने बोला है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन. अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था यहाँ पे डिसिप्लिन का. वो ये दिया था कि इफ द एम्प्लॉय मिसट्रस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ऑन द अदर हैंड सुपीरियर ऑल्सो मीट देयर शुड ऑल्सो मीट देयर कमिटमेंट्स बाय मीटिंग देयर प्रोमिसेस ऑफ प्रमोशन. सीधी बात है कि अगर आपका डिसिप्लिन तभी मेंटेन रहेगा जब आपके जो सुपीरियर है उसने आपको जो प्रमोशन का ऑफ़र दिया था या जो बोनस का ऑफ़र दिया था, अगर आप प्रॉपर वर्क करते हो तो वो आपको प्रॉपर प्रमोशन भी दे और ऑफ़र जो बोनस है वो सब दे. अगर वो नहीं देगा तो आप एक बार क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप एक बार तो वर्क कर दोगे पर नेक्स्ट टाइम आपको ये लगेगा कि हमारे वर्क की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करना बंद कर दोगे. तो इसलिए ज़रूरी है सुपीरियर के लिए कि जो उसने कमिटमेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या सबऑर्डिनेट के साथ किए हैं उनको वो प्रॉपर पूरा करे, और ये ज़रूरी है सबऑर्डिनेट के लिए कि जो वर्क उसको मिला है वो पूरा ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करे. अदरवाइज चाउस हमेशा बने रहेंगे, कन्फ्यूजन्स हमेशा बने रहेंगे और सबऑर्डिनेट और सुपीरियर लेवल में कभी भी एक बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा.
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गॉट कन्फ्यूज एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू फ्योल? फ्योल ये बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। अगर एक बॉस होगा तो काम जल्दी पूरा होगा। क्यों होगा जल्दी पूरा? क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके बॉस के अंडर में काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी किसके लिए रहेगी? सिर्फ अपने बॉस के लिए रहेगी। पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो बॉस होंगे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि अब दोनों बॉस उसे काम देंगे, अब वो ये नहीं समझ पाएगा, उसको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि हम किसका ऑर्डर पहले माने, हुज ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया, इफ द एम्प्लॉय ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन द प्रोडक्शन टू मेंटेन द क्वालिटी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है उससे बोला जाता है कि प्रोडक्शन को स्लो कर दिया जाए। क्यों स्लो कर दिया जाए? ताकि गुड्स की जो क्वालिटी है मेंटेन करना है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स मेंटेन करने के लिए उसको ये ऑर्डर किया जाता है। बट सेल्स इंचार्ज उसको क्या कहता है कि नहीं, आपको प्रोडक्शन बहुत फास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पेंडिंग ऑर्डर्स को मीट करना है। तो एम्प्लॉय हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि हम क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्लो प्रोडक्शन करें या सेल्स जल्दी पूरी करने के लिए फास्ट प्रोडक्शन करें। सो ही विल गॉट कंफ्यूज। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी माइंड में सबऑर्डिनेट के, और नो ईगो क्लैशेस, क्योंकि दो बॉस हो जाएंगे तो ईगो क्लैश होगा, पर अगर एक बॉस रहेगा तो कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। वायलेशन, अगर प्रॉब्लम्स कब आएंगी? जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे। तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज, और सेकंड दिया है सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय गिविंग एक्सक्यूजेज। क्या करेगा वो? एक बॉस से दूसरे बॉस का बोलेगा और दूसरे बॉस से फर्स्ट बॉस का बोलेगा। देयर मस्ट बी अ क्रिएशन ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम बाय द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट अपने काम से बचने की कोशिश करेंगे। काम चोरी की जो कंडीशन आ जाती है एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में, वो बढ़ने के चांसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, दैट इज एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। दिस प्रिंसिपल लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। मतलब ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर वन यूनिट है तो उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए, दो प्लान नहीं होने चाहिए। अगर एक यूनिट के लिए एक प्लान बन जाएगा तो सारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उस यूनिट के वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे टू अचीव अ वन फिक्स्ड गोल। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम, देन इट items product has its own market and its own business movement. Each division must plan its target and every employee put its effort for the achievement of the goal. अगर आपका जो कंपनी है वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसको अपने अपने हर कॉस्मेटिक हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूनिट होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन ईजिली कर पाएँ। कोई विवाद, जो यूनिट कॉस्मेटिक प्रोड्यूस कर रही है वो उनके लिए प्लान अलग होगा, जो यूनिट मेडिसिन आइटम प्रोड्यूस कर रही है उनके लिए प्लान अलग होगा। सो वो अपने अपने प्लान के डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और नेक्स्ट दिया है एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन। यूनिफाइड मतलब एक हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर आप नहीं मानते हैं इस प्रिंसिपल को या ब्रेक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और नेक्स्ट दिया हुआ है डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में डिफिकल्टी क्रिएट होगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इंटरेस्ट मतलब होता है गोल एक तरीके से, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसाइड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर मस्ट मेक ऑल डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट टू द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजर। सीधी बात है, क्योंकि हर एम्प्लॉय के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरेस्ट होता है। तो दो इंटरेस्ट हो गए, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट हो गया और एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो गया। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ तो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में लगे रहेंगे और जनरल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजर क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट पे वर्क उतना फोकस नहीं देगा। वो किसके इंटरेस्ट पे पूरा करने की कोशिश करेगा?
ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा. सपोज इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ बिफोर बाइंग द रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइजेज एंड क्वालिटीज ऑफ द सप्लायर. डिफरेंट सप्लायर्स को जब उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है का ऑर्डर या उसका ऑर्डर देना है रॉ मटेरियल परचेजिंग का, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज की प्राइस, अलग अलग कंपनीज की क्वालिटीज़ को, जो रॉ मटेरियल की अलग अलग कंपनी की क्वालिटीज़ हैं उनको देखेगा. बल्कि वो ये नहीं सोचेगा कि कौन उसका रिलेटिव है. बाय मिसयूजिंग हिज पावर वो ये सोचे कि ये हमारा रिलेटिव है तो हम इसको ऑर्डर दे दें, या ये हमारा रिलेटिव नहीं है तो हम इसको ऑर्डर नहीं देते हैं. ये चीज़ नहीं होना चाहिए. मैनेजर को सिर्फ देखना है, फोकस करना है तो किस पे करना है, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट पे. कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पहला अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एंड नेक्स्ट अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीव नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन गोल को. और नेक्स्ट इन्होंने दिया है इवन एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन. अभी शॉर्ट रन में तो काम चल जाएगा, बट अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं अल्टीमेटली वो सफ़र करते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स. यहाँ रेम्यूनरेशन से मतलब क्या हुआ, जो फेयर पेमेंट हम करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड according to the financial capacity of the business by keeping in mind the minimum wage act of the business and the wages paid by the competitors. अब ये जो आपका प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जब भी आप रेम्यूनरेशन की बात करते हो या किसी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की बात करते हो तो आपको ये देखना है कि उसको जो पेमेंट आप करोगे वो फेयर है या नहीं. अब ये कैसे समझेंगे कि कौन सा पेमेंट फेयर है, कितना देना उचित है और कितना देना अनुचित है. तो सीधी बात ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है. ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा वेज एक्ट क्या बोलता है, जो गवर्नमेंट ने वेज एक्ट बनाया है पेमेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग कैसा पेमेंट कर रहे हो, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कितना पेमेंट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने एम्प्लॉय को फेयर वेजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. और सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हमारी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है. अब जो रिलायंस कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देती होगी वो अलग होगा, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है. या किसी एक छोटी सिटी की कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलग पेमेंट करती होगी. क्यों? क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम होगी, वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है. तो इट डिपेंड्स ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. अब एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्न more profit than apart from giving extra profit to the owners or shareholder, it must be given to the employees in the form of bonus. So it will encourage the employees. किसी एक साल में या एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट कमाया है तो रिजर्व जितना ज़रूरी है उतना कर लें, जहाँ जहाँ पेमेंट करना ज़रूरी है वो कर दें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का. पर उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो शेयर होल्डर और ऑनर को देने की बजाय हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे एज अ बोनस. तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा और वो मोटिवेट होंगे आगे भी अपना वर्क अच्छे से करने के लिए. अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स निकलते हैं. एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड होंगे और उनके बीच में जो कमिटमेंट्स और डिवोशन की भावना होती है वो कम हो जाती है, फिर वो अच्छे से वर्क करना शुरू करते हैं. नेक्स्ट इन्होंने दिया है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन. अगर आप नहीं फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल को तो क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे. इंक्रीज इन टर्नओवर मतलब एक एम्प्लॉय का आना फिर दूसरे का जाना, फिर एम्प्लॉय का आना जाना. इंक्रीज इन द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज गेट डीमोटिवेटेड एंड डिससेटिस्फाइड. ओके. Next principle is centralization and decentralization. Centralization refers to the concentration of authority and powers in the few hands, that is top level, and decentralization means evenly distribution of power at every level of the management. क्या बोलते हैं, centralization मतलब powers जो भी होती हैं वो एक हैंड में ही रहना. जैसे टॉप लेवल अपने साथ में सारी पावर्स रखते हैं, उनके हाथ में सारी पावर्स होती हैं. और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है काम का बंटवारा या पावर्स का बंटवारा कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना हर लेवल में. फ्यूल क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्यूल अ कंपनी मस्ट नॉट बी फुली डिसेंट्रलाइज्ड एंड मस्ट नॉट बी फुली सेंट्रलाइज्ड. मतलब कि जो कंपनी है वो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए, जो कंपनी होती है वो उसके बीच उसका
प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, ताकि कोई मिसयूज़ भी ना कर सके अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरबर्डन भी ना रहे। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ग्राम पंचायत का जो हमारी कंट्री में चलती है। पंचायत इन आवर कंट्री हैज़ बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजर। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो टॉप अथॉरिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंड देती है वो फंड कहाँ, फंड तो दे दिया, अथॉरिटी उनके पास है तो उन्होंने फंड्स दे दिया, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पंचायत की, कि वो क्या करे, कहाँ विलेजर्स को फंड की ज़रूरत है वहाँ पे वो स्पेंड करे। नेक्स्ट इन्होंने दिया, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का बेनिफिट मिलेगा, एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो लोग अथॉरिटी का मिसयूज करना शुरू कर देंगे, और अगर सेंट्रलाइज्ड होगा मतलब पावर इन वन हैंड होगा तो आपको हर बात के लिए अपने टॉप लेवल मैनेजर से पूछना पड़ेगा, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, डिले इन डिसीजन मेकिंग। जब तक डिसीजन लेंगे तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से ही निकल जाएगी। तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं, बोथ बैलेंस, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। क्या होता है, एक चेन होती है जिसमें सुपीरियर से लोअर अथॉरिटी तक की एक चेन होती है, जिसमें फ्यूल ने क्या बोला है, फ्यूल इंसिस्ट दैट चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पास थ्रू दिस की चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। एक चेन होती है अथॉरिटी की, जैसे टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लो लेवल। एक चेन होती है तो जब मिडिल लेवल को, टॉप लेवल को लो लेवल से बात करनी है तो पहले वो मिडिल लेवल से बात करेंगे, फिर लो लेवल से बात करेंगे। एक प्रॉपर सेगमेंट चलता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लाइन बीच में से ब्रेक कर दी जाए, अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब पर इन्होंने बोला है कि समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभी इस चेन को ब्रेक करना पड़ता है। क्यों ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ जाती हैं। अगर जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लो लेवल है, लो लेवल को कोई डिसीजन लेना है तो पहले वो मिडिल लेवल से कहेंगे, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल से कहेंगे, इतने में टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गैंग प्लान को फॉलो कर लेते हैं। गैंग प्लान क्या होता है कि कभी कभी डिसीजन फास्ट लेने पड़ते हैं, तो गैंग प्लान परमिट्स द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। स्केलर चेन को ब्रेक करके हम फास्टली अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है पूरी स्केलर चेन को आप फॉलो करें, आप गैंग प्लान के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पिक्चर डाला है यहाँ पे, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्केलर चेन का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसमें क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ़ ई वांट्स टू कॉन्टेक्ट ओ, अगर ई को कॉन्टेक्ट करना है ओ से, देन ही हैज़ टू मूव थ्रू ई, डी, सी, बी, ए, एल, एम, एन एंड देन ओ। एक पूरा लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। इफ़ द चेन इज़ ब्रोकन देन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम्स फॉलोइंग द स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इतनी लॉन्ग प्रोसेस कौन फॉलो करे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। तो एंड इफ़ सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास, कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी है इंपॉर्टेंट, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो उसके लिए इन्होंने फ्यूल ने परमिट किया है कि आप एक शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए। कैसा शॉर्टकट, जिसको बोलते हैं गैंग प्लान। गैंग प्लान क्या परमिट करता है, गैंग प्लान परमिट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। जैसे ई को कोई बात करनी है ओ से तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकता है, बिकॉज दे आर वर्किंग एट द सेम लेवल। If E wants to pass some urgent information to O, then instead of following the long route of scalar chain, he can directly communicate with the O by constructing a gang plan. Direct communication कर सकता है E O से, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैंग प्लान, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में गैंग प्लान को अप्लाई किया जाएगा।
अब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट डिस्कस करते हैं स्केलर चेन के। फर्स्ट इन्होंने दिया है सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का। और इन्होंने कुछ चांसेस बताए हैं कि अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। कि जैसे कि फर्स्ट इन्होंने बताया है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, देयर में बी कम्युनिकेशन गैप, और नेक्स्ट नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ कमांड नहीं है, ऑर्डर मतलब होता है अरेंजमेंट। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, इट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Fayol said that there must be fixed place to keep the material in the organization and there must be fixed place or seat or cabin of the employees in the organization. बार बार अगर आप किसी चीज़ का परिवर्तन करेंगे तो एम्प्लॉयज़ को, जो वर्कर है, जैसे आपने आज कोई टूल बॉक्स है वो राइट में रख दिया, कल कोई टूल बॉक्स है वो लेफ्ट में रख दिया, किसी दूसरे कॉर्नर में रख दिया अगर रूम के, तो आपका जो नेक्स्ट डे आपका वर्कर आता है वर्क करने के लिए तो उसका टाइम वेस्ट काय में होगा, सिर्फ टूल बॉक्स को सर्च करने में। तो ज़रूरत क्या है आपको, फ्यूल ये बोलते हैं कि आपको फिक्स्ड प्लेस करनी है मटेरियल की, फिक्स्ड सीट या फिक्स्ड कैबिन करना है लेबर का, ताकि टाइम वेस्टिंग बच जाए। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इफ अ वर्कर इज इन नीड ऑफ टूल बॉक्स ही मस्ट नो द प्लेस ऑफ द टूल बॉक्स वेयर ही विल फाउंड इट. इफ ही नीड्स गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर देन ही मस्ट नो वेयर इज द कैबिन ऑफ द सुपीरियर. सो देयर मस्ट नॉट बी द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन द सर्चिंग ऑफ टूल बॉक्स एंड द सुपरवाइजर. अब ओके, सो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो क्या फायदे होंगे. नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और वायलेशन ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंड एंड जस्टिस. कि अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वो अपना बेस्ट देंगे. इफ अ मैनेजर ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड नॉट एबल विद द एम्प्लॉइज, देन एम्प्लॉइज विल गेट अनसैटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट जो चीज चाहिए जिस पर्सन से कांटेक्ट. इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, अगर आप नेशनलिटी. इक्विटी मतलब होता है इक्वल, उनके साथ जो व्यवहार रखेगा एम्प्लॉयज के साथ, जो हमारा सुपीरियर है वो इक्वल रखेगा. कोई भी लैंग्वेज के बेसिस पे उन पे डिवीज़न ना हो कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का है या ये इंडियन लैंग्वेज का है या ये मेल है या फीमेल है, इसके बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ. उनके साथ फेयर और काइंड, एकदम जस्टिस वाला जो रिलेशन होता है वो होना चाहिए. जो नज़रिया होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो फेयर होना चाहिए. अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया, या रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मुस्लिम है ये हिंदू है, ये नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल दिया है कि इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिटी वर्क टुगेदर. कई जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग काम कर रहे हैं. जैसे इंडियन ओरिजिन के सुंदर पिचाई हैं, वो हैं तो इंडियन, पर गूगल जो कंपनी है उसके CEO हैं, और आपके सुनील सूद हैं ये इंडियन है पर किस कंपनी के, CEO ऑफ वोडाफोन. तो इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया है उनके रिलीजन, उनकी नेशनैलिटी के बेसिस पर, टैलेंट को बस देखा है. अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल के. फर्स्ट बोला है एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइज होंगे एम्प्लॉय. नेक्स्ट मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज एंड इंक्रीज इन टर्नओवर. आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्दी जॉब को चेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, उनका जो मोरल है वो बूस्ट ही नहीं हुआ है. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. इट रिफर टू नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयज कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट. सीधी बात है, इसमें यह बताया है कि आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं करना है एम्प्लॉयज़ का. जल्दी ट्रांसफ़र करेंगे तो एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं सीख पाएंगे. 6 महीने उसने यहाँ काम किया, आपने फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया या उसने जॉब छोड़ दिया, अगली जगह जाएगा वो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा जॉब सिखाने में. तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हो एम्प्लॉयज़ का तो आप उनका मैक्सिमम एफर्ट्स जो वो देना चाहते हैं या आप उनसे निकलवाना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि एक तो उनके मन में जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी कि हमारा जॉब सिक्योर ही नहीं है तो हम कैसे काम करें. तो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी एम्प्लॉयज़ का नहीं होना चाहिए. अदरवाइज इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही सफ़र करता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा. अगर हमारा जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव refers to taking the first step with self motivation and fuel organization को बेनिफिट मिले। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या फायदे होंगे? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, इनिशिएटिव डज नॉट मींस disobedience, but once decisions are taken by management, then every employee must follow it, whether employee इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा कि वो काम से चोरी करने लगेगा या फिर यहाँ पे इन्होंने ये बताया है फ्योल ये वो अपना एफर्ट्स देगा ही नहीं जिसकी हमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबके आइडियाज सबकी सजेशंस अलग अलग होंगी हमारे एम्प्लॉइज को कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, पर एक बार जब कोई चीज उन्हें सही नहीं लगती तो वो भी अपनी सजेशन देगा। जो आपका सुपीरियर है उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉइज की बातों पे ध्यान दे। जब वो भी कोई भी प्लान्स बनाए या कोई भी पॉलिसी बनाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो अपने एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम सबऑर्डिनेट की सजेशन ले, क्योंकि अगर उनकी सजेशन और आइडियाज वो लेगा तो अलग-अलग पर्सन अलग-अलग सजेशन और आइडियाज देंगे, कई सजेशन उसको मिलेंगे, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन वो ले तो ये मैनेजमेंट की या आपकी सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी डिसीजन उन्होंने मैनेजमेंट मस्ट सभी लोग उस डिसीजन को फॉलो करें। यूनिटी एंड हार्मनी। अगर इस कुछ एग्जांपल इसका बताया हुआ है, बिफोर सेटिंग अ मैनेजर द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉय टू गेट द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। आप चाहते हो कि आप मेरा एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करें तो आपको सजेशन और आइडियाज होगी। वी एक टीम स्पिरिट की भावना मैनेजर्स में पैदा करनी पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क टीम भावना से टीम स्पिरिट से कर पाएँ, ताकि हम अचीवमेंट ऑफ गोल जल्दी कर पाएँ। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इफ़ अ प्रोडक्शन मैनेजर असाइन द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स टू अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स, डिवाइडेड द टारगेट अमॉन्ग देमसेल्फ। अब वो टारगेट को डिवाइड कर रहा है तो अगर 100 यूनिट्स का टारगेट मिला है 10 लोगों को तो 10-10 यूनिट बनाएंगे सारे पर्सन्स। अब अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ सिक हो जाते हैं या बीमार, स्प्रिट डिकॉप्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर मान लीजिए 10 में से 2 एम्प्लॉय बीमार हो गए तो वो 8 एम्प्लॉय ही 100 यूनिट बनाएंगे। जो 20 यूनिट बननी थी 2 एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वो अब वो 20 यूनिट भी 8 लोग मिलके बनाएंगे। क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट सेज दैट each member of the group should not concentrate only on achieving the individual target of 10 units, but they concentrate on achieving the group target of 100 units. So if 2 workers fall sick, then the 8 member must divide their individual target among themselves and try to achieve the target. इससे हमारा टारगेट जल्दी अचीव होगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं, डेवलप द टीम स्पिरिट की भावना पैदा होगी एम्प्लॉयज़ में, एंड नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। और कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो टीम स्पिरिट की भावना तो खत्म ही हो जाएगी। टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड एंड नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म। सब अपना अपना काम करना चाहेंगे, टीम स्पिरिट की भावना और टीम गोल के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर हेनरी फ्योल ने जिनको बताया है। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट अचीव करना चाहता है, जो गोल अचीव करना चाहता है, वो जल्दी अचीव कर लेगा। दीज आर वेरी मच गुड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। रीड दैम, लर्न दैम एंड मेक नोट्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स।